Hello, friends. Welcome to Endosphere, and this is Akshat. So today we are going to summarize the Lakshmikant polity. It's chapter number one. We are going to do that in English, which means a combination of both language, Hindi and English. So ये जो लक्ष्मीकांत है ये एक तरह से पॉलिटी की भागवत गीता है जब आप यूपीएससी प्रिपरेशंस कर रहे हो, क्योंकि प्रीलिम्स मेंस में इसके क्वेश्चंस भर भर के आते हैं। और प्रीलिम्स में पॉलिटी और इकोनॉमी दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो काफ़ी हाई स्कोरिंग है। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो पहले चैप्टर से पे जाने से पहले, बिफोर वी जंप टू द फर्स्ट चैप्टर, लेट्स टेक अ लुक ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो बेसिकली ये हमारा रहा कॉन्स्टिट्यूशन, इसका फ्रंट पेज। और इसके जो हैं 4 इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि काफ़ी पूछे जाते हैं। और ये 4 इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं? सोर्स ऑफ द अथॉरिटी, नेचर ऑफ इंडिया आवर नेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डेट। सो चलिए देखते हैं कि ये क्या क्या है। सोर्स ऑफ अथॉरिटी, जो कि है हम खुद, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो कि ये पहली लाइन में मेंशन है। इसका मतलब ये कि इसकी अथॉरिटी ये हम दे रहे हैं, पीपल ऑफ इंडिया दे। और सेकंड है इसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर, विच इज़ सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया। जैसा कि आप इस लाइन में देख सकते हैं, हालांकि इसमें सिर्फ सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लिखा है, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार ड्राफ्ट हुआ था, तो उसमें द सोशलिस्ट सेकुलर ये दो शब्द उसमें नहीं थे। उसमें सिर्फ सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया था। और ये जो आप देख रहे हैं ना, सोशलिस्ट सेकुलर, ये ऐड किया गया है बाद में। 1976 में एक अमेंडमेंट किया गया था 42nd, तो उसमें ये सोशलिस्ट सेकुलर ऐड किया गया। एक और चीज़ थी जो ऐड की गई जो कि इसमें नहीं है, और वो है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इसमें यूनिटी है लेकिन इंटीग्रिटी नहीं है, वो भी 42nd अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव वो क्या है? वो है ये 4 चीज़ें: जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। और ये पास कब हुआ था, यानी इसको अडॉप्ट किया कब किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, वो डेट क्या थी? और तो वो डेट थी 26 नवंबर 1949। सो ये हो गए कुछ बेहद ज़रूरी चीज़ें जो आपको जानना ज़रूरी था। तो चलिए जंप करते हैं हमारे पहले चैप्टर पे, लक्ष्मीकांत के, जो कि है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स। हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स एक ऐसा चैप्टर है जो कि कवर करता है ब्रिटिश का अराइवल से लेके हमारी आज़ादी 15 अगस्त सन 1947 तक। लेकिन इस वीडियो में, हालांकि हम एक बेहद शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, तो हम ब्रीफली कवर करेंगे अराइवल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके पिट्स इंडिया एक्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। द राइज एंड फॉल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल। तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के राइज और उन्होंने एक्वायर कैसी किया, उसको जानने से पहले चलिए एक टाइमलाइन पे लुक देख लेते हैं। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्टेब्लिश किया गया था ब्रिटिश क्राउन और वहाँ के गवर्नमेंट द्वारा। 1700 में ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार इंडिया सूरत में आई, और उन्होंने उस वक्त के मुग़ल एम्परर जहांगीर से डील करने और नेगोशिएशन करने की कोशिश की, लेकिन वो इट वाज अ पार्शियल फेलियर। फिर 1739 में जब नादिर शाह, वो पर्शिया का जो रूरल था, उसने हमारे इंडिया, हमारे दिल्ली को अटैक किया, और उसने इतनी लूटपाट मचाई, इतने मर्डर्स किए, एक हिसाब से कहें कि कत्लेआम मचा दिया था। उस नादिर शाह की वजह से, उसके इन्वेजन की वजह से मुग़ल सल्तनत काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, और उसी वजह से भारत में मुग़लों का पतन शुरू हुआ और ब्रिटिश का उदय। और ये सब एकदम से सन 1757 में बदल गया, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली बैटल ऑफ प्लाजी जीत ली रॉबर्ट क्लाइव के अंदर। फिर 1764 में 22 अगस्त के दिन उन्होंने बैटल ऑफ बक्सर भी जीती शाह आलम से, और दीवानी राइट्स भी। तो ये दीवानी राइट्स क्या होते हैं? तो दीवानी राइट्स एक ऐसे राइट हैं जिससे आप को एक सिविल लॉ बनाने की और टैक्स कलेक्ट करने की पावर मिलती है। और ब्रिटिश को ये पावर एक पर्टिकुलर रीजन में मिली, और वो रीजन था बंगाल, उड़ीसा और बिहार का।
और ये ब्रिटिशर्स को दिया उस समय के मुग़ल एम्परर शाह आलम ने। शाह आलम ने सन 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन की और अ, खुद उन्होंने निज़ामत राइट्स रखे, जिसका मतलब होता है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, और उनकी अथॉरिटी काफ़ी वीक हो गई थी। और उन्होंने ब्रिटिशर्स को एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दी, टैक्स कलेक्ट करने की पावर दी, और इसके बदले में ब्रिटिशर्स ने उन्हें 26 लाख रुपए सालाना पेंशन दी। उस ज़माने में ये 26 लाख बहुत थे, तो आज के ज़माने में इसकी कीमत तो शायद से 50 करोड़ या 100 करोड़ में लगभग शायद से होगी, वी डोंट नो। लेकिन इस बैटल ऑफ बक्सा और इलाहाबाद ट्रीटी की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी ये, इस अटैक ने ब्रिटिश एक्विजिशन को, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को इंडिया में एक लेजिटिमेसी दे दी। सो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद इंडिया में पहली बार एक और सिस्टम आया जो था ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि निज़ामत राइट्स शाह आलम ने अपने पास रखे और दीवानी राइट्स दे दिए ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो यही था हमारा पहला इंडिया में ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम। लेकिन इस ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम ने इंडिया में काफ़ी बर्बादी लाई। 1770s आते आते लगभग ये 5 मिलियन पाउंड का प्रॉफिट ये ब्रिटेन ले गए थे, और इन्होंने बंगाल के एरिया को काफ़ी ड्रेन कर दिया था इकोनॉमिकली। और फिर इसके बाद आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और ये आया क्यों, चलिए इसका पहले एक बैकग्राउंड देख लेते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस एक्ट को पास किया। हाँ देखिए, ये एक ज़रूरी बात है कि कंपनी कोई रूल पास नहीं कर सकती। ये कोई रूल पास करने, कोई एक्ट पास करने की अथॉरिटी अभी भी सिर्फ ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी में एक प्रॉब्लम हो गई थी, और वो कैसी प्रॉब्लम थी, फाइनेंशियल क्राइसिस, और करप्शन काफ़ी बढ़ गया था ईस्ट इंडिया कंपनी में। ब्राइबरी, करप्शन, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। और एक बात कहा जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव जो उस वक्त गवर्नर जनरल थे बंगाल के, वो एक टाइम पे दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक बन गए थे। इतनी उन्होंने दौलत वहाँ से इंडिया से ड्रेन कर ली थी। तो इसको रोकने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास किया। हालांकि ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज इंडिया से ड्रेन कर रही थी, मगर फिर भी उन्होंने अपने आप को ब्रिटिश पार्लियामेंट में दिवालिया घोषित कर दिया, बैंकरप्ट बता दिया, और अपने आप पे 10 मिलियन लॉस, अपने आप को 10 मिलियन लॉस में बता दिया। और उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से 1 मिलियन पाउंड लोन में मांगे उनको बैंकरप्ट होने से बचाने के लिए। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक पार्लियामेंट में कैसा रेगुलेटिंग एक्ट बिल लाया 1773 में, और इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने इंडिया में पहली बार, इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन। सो जैसा कि हम बता रहे थे, ये सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस था, पहला स्टेप था ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और ये सेंट्रलाइजेशन एक एक्सचेंज में लिया गया था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1 मिलियन पाउंड कंपनी को दिए थे एज अ लोन। जैसा कि हमने डिस्कस किया, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन। और उस वक्त जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनको प्रमोट कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट पे, और वो बने हमारे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और इस रेगुलेटिंग एक्ट ने जो एक पहले एक तीन अलग अलग प्रेसिडेंसीज चल रही थी, तीन अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स थे इंडिया में, एक मद्रास, एक बॉम्बे और एक कलकत्ता में। तो वो जो मद्रास और बॉम्बे वाले जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स थे ना, वो आ गए डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर, किसके अंदर, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बंगाल के अंदर। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ही वो पहला एक्ट था जिसने इंडिया में पहला सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया, और साथ ही उसके चीफ जस्टिस बने, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने सर एलिजा एमपी। इस रेगुलेटिंग एक्ट ने एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी इस्टेब्लिश किया, जिसका एक ही काम था, कंपनी से सारे अकाउंट डिटेल्स लेना और उसको क्राउन तक पहुंचाना, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। और इस एक्ट ने एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी क्रिएट की हमारे गवर्नर जनरल के लिए। पर इसका रिजल्ट क्या आया, कुछ ही साल में, 8 साल के अंदर ही अंदर ये पूरा एक्ट फेल हो गया, क्लैरिटी की कमी के चलते। और इसकी वजह से एक और एक्ट आया
1781 में एक माइनर सा एक्ट है, लेकिन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेटलमेंट एक्ट जिसे कहते हैं। और इसको लाया गया था हमारे रेगुलेटिंग लॉ के डिफेक्ट्स को जो है एड्रेस करने के लिए, उसका सॉल्यूशन लाने के लिए एक हिसाब से। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि वो जो एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें ट्रांसपेरेंसी की बहुत कमी थी। तो इसने एक सेपरेशन ऑफ पावर इंट्रोड्यूस किया इंडिया में पहली बार, जिसने एग्जीक्यूटिव ब्रांच और लेजिस्लेटिव ब्रांच को अलग कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन एरिया था वो सिर्फ कैलकाटा तक ही लिमिटेड कर दिया, और उसमें भी ये जो ऑफिसर्स थे ना कंपनी के जो एडमिनिस्ट्रेशन में थे उनको एग्जम्प्ट कर दिया ज्यूडिशरी से, यानी ज्यूडिशरी का उन पर कोई कंट्रोल नहीं। सुप्रीम कोर्ट की जो अथॉरिटी थी वो स्ट्रिप्ट कर दी गई रिवेन्यू मैटर्स के ऊपर और टैक्स कलेक्शन के मैटर के ऊपर। और इस चीज़ को, इस टैक्स कलेक्शन वाली चीज़ को और इसके रिलेटेड इश्यूज़ को सीधा सीधा एग्जीक्यूटिव काउंसिल के ऊपर छोड़ दिया गया कि भैया आप देख लो, ज्यूडिशरी से इसका लेना देना कुछ नहीं है। उसके साथ साथ इसने कुछ पर्सनल लॉज भी लाए हमारी लोकल पॉपुलेशन, हमारे हिंदूज और मुस्लिम्स के लिए, इनहेरिटेंस और सक्सेशन को लेके। हालांकि वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि इसके बाद जो एक्ट आता है सन 1784 में, पिट्स इंडिया एक्ट, उसने हमारे देश को काफ़ी ज़्यादा तरीके से एक हिसाब से कह सकते हैं सेंट्रलाइज किया और एक डुअल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की इंडिया में पहली बार। पिट्स इंडिया एक्ट सन 1784 ये ऐसा एक्ट था जिसने पहली बार एक डबल गवर्नमेंट सिस्टम इस्टेब्लिश किया इंडिया में। हालांकि एक डुअल गवर्नमेंट सिस्टम पहले भी था, लेकिन वो मुगल्स, नवाब्स और हमारे जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थे उसके ऑफिशियल्स, उन दोनों के बीच था। लेकिन ये पिट्स इंडिया एक्ट ने जो डबल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की वो थी सीधा क्राउन और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, या फिर कह सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। और ये पहला ऑफिशियल डबल गवर्नमेंट सिस्टम था इंडिया में। इस एक्ट ने गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसकी एफिशिएंसी कम कर दी। उसकी जो मेंबर्स हुआ करते थे वो 4 थे, उसको लाके 3 कर दिया गया। और इसको कम करने की वजह से गवर्नर जनरल के पास अब एक पावर आ चुकी थी कि वो कोई भी रिजोल्यूशन पास कर सकता है बस एक सपोर्टर की वोट के साथ। पहले ऐसा होता था कि उनको 4 में से 2 वोट तो अपने पास लाने ही होते थे मेजॉरिटी हासिल करने के लिए और कोई रिजोल्यूशन देश में पास करने के लिए, लेकिन अब उनको सिर्फ एक ही वोट चाहिए, वो भी उनके सपोर्टर का। और कई एंटी करप्शन मीजर्स भी लिए गए जिसमें उन्हें ऑफिसर्स को, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स को अपनी पूरी प्रॉपर्टी की इन्वेंट्री प्रोवाइड करनी पड़ती थी गवर्नमेंट को ज्वाइनिंग के 2 महीने के अंदर ही। और इंडिया में पहली बार, ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है इस पूरे एक्ट में, फॉर द फर्स्ट टाइम सब्जेक्ट acquired by EIC was referred as the possession of the crown और ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है कि जो भी टेरिटरी EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्वायर की है, अपने अंदर लाई है, वो कंपनी की नहीं है बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की है, क्राउन की है। और क्राउन ने बस कुछ अथॉरिटीज़ दी हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन अपना संभालें। और इस एक्ट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक सुप्रीम कंट्रोल दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, और उनके जो टैक्स, रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेशन का जो मैटर था उससे उन्हें मुक्त कर दिया एक हिसाब से, और सारा भागदौड़ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने सिर ले लिया। और इसी के साथ होता है हमारा पहला वीडियो पॉलिटी पे एंड। ये सीरीज़ आगे भी कंटिन्यू रहेगी। हालांकि इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा फ्लॉस थी, मेरे शब्द काफ़ी ज़्यादा टूटे थे, लेकिन आशा करूँगा कि मेरा पहला वीडियो है और आगे चल के इम्प्रूव होगा। बट उसके लिए मेरी अपॉलॉजी जो इस वीडियो में गलतियाँ हुई है, और मेरी कोशिश रहेगी कि आगे भी मैं अपनी कमियों को दूर करूं, अपने फैक्ट्स को और सुधारूं, और आप लोगों को और अच्छी तरह से पॉलिटी जो है हमारी लक्ष्मीकांत उसको अच्छे से समराइज़ और ब्रीफ कर पाऊँ, जो कि शायद से इस वीडियो में मैं नहीं कर पाया हूँ। थैंक यू। जय हिंद।